बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम फर्दर प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये जो प्रिपरेटरी प्रॉब्लम्स हैं 54th आईको 2022 टू बी हेल्ड इन जुलाई इन चाइना। दीज आर द प्रॉब्लम्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम 17 सॉल्व की थी, टोटल सिंथेसिस ऑफ प्रोपियोनॉल। आज हम प्लान कर रहे हैं टोटल सिंथेसिस ऑफ लिथोस्पर्मिक एसिड को सॉल्व करने का, यानी प्रॉब्लम नंबर 18। ये प्रॉब्लम है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिथोस्पर्मिक एसिड। as you could see, there are 4 rings in this particular molecule and there is a carboxylic acid. That is why it is called lithospermic acid. It's a basically dicarboxylic acid molecule. एक ये है और एक ये है। बाकी कुछ फिनोल्स हैं, मतलब बेंजीन डायोल्स हैं। 1 2 3 4 5 आपके पास हाइड्रोक्सीज हैं और इसके अलावा बेंजोफ्यूरेन न्यूक्लियस है। ठीक है। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम 17 जैसा ही है तकरीबन, यानी टोटल सिंथेसिस है कि किसी एक स्टार्टिंग मटेरियल से स्टार्ट किया और फिर बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचे इन मल्टी स्टेप्स। यहाँ पे भी ये कंपाउंड 1 नजर आ रहा है आपको, आइसोवेनिलिन। ठीक है, ये 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड इसका यूपीसी नेम है। इससे स्टार्ट किया और देख रहे हैं बहुत लीनियर है, यानी 1 में ये कंपाउंड डाला तो 2 बनाया, फिर 2 में 200 डिग्री सेल्सियस से हीट किया तो 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, 6। ठीक है ना। इसी तरह हम चलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और यही 18.1 में पूछा है कि 2, 3, 4, 5, 7 का स्ट्रक्चर बताइए, और फिर आगे चल के 8, 10, 11 को भी एक्सप्लोर करेंगे। और 8 के लिए उन्होंने रिएक्शन कंडीशन पूछी है कि 6 से 9 अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो 8 की क्या कंडीशन हो, देखते हैं अभी सारी चीजें। और उसके अलावा ये जो 11 का स्ट्रक्चर हम एक्सप्लोर करेंगे, इसके लिए उन्होंने थोड़ी सी ये प्रोटॉन एनएमआर का डेटा दिया है सपोर्ट करने के लिए, वो भी हम देखेंगे 18.4। फिर इसी तरह वी विल प्रोसीड फर्दर, वी विल एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड 11, 12, 13, 15 एटसेट्रा एटसेट्रा। यही क्वेश्चंस के पार्ट हैं। 18.5 देखें तो ये 12, 13 पूछते हैं, से 18.6 में ये वो कंडीशन पूछते हैं 14 से 16 में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। फिर 18 का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लोर करेंगे, 19 का करेंगे, 20 का करेंगे, 21 का करेंगे। यही सारी बातें पूछिए। कुछ एक दो इजाफी बातें भी पूछ ली, मिसाल के तौर पे 20 और 21 का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, साथ में इसकी जो केमिस्ट्री भी स्पेसिफाई करनी होगी। इसी तरह ये जो कंपाउंड 19 है जो ऑलरेडी बना हुआ है, इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछ ली है कि ये आ रही है ऐसे, तो ये क्वेश्चन है। फिर थोड़ा सा पार्ट इसका आगे चल के ये है कि ये जो 17 कंपाउंड है इंटरमीडिएट, ये 22 से ट्रीट होकर 23 बनाएगा, तो व्हाट शुड बी द 22, और फिर इसी तरह 21। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये है टोटल सिंथेसिस, वो जो आइसोवेनिलिन से स्टार्ट हुआ और बिल्कुल एंड में जाके ये लिथोस्पर्मिक एसिड पे जाके खत्म होता है। तो इस टोटल सिंथेसिस को सॉल्व करने के लिए इन्होंने टोटल 11 पार्ट्स रखे हैं इस क्वेश्चन के, और ये मल्टी स्टेप सिंथेसिस है और लीनियर है। अच्छी बात ये है, लीनियर से मतलब होता है कि एक स्टार्टिंग मटेरियल है, फिर उसी से इंटरमीडिएट बनते 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 एंड में आप फाइनल प्रोडक्ट अचीव कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि ड्यूरिंग द टोटल सिंथेसिस वी विल बी कमिंग अक्रॉस सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो हम ऑन द स्पॉट रिकॉल करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो लेट्स बिगिन विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम। ये मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ आइसोवेनिलिन के स्ट्रक्चर को, और देखें 18.1 यही कह रहा है कि 2, 3, 4, 5, 7 का स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर बनाना। तो मैं 1 का स्ट्रक्चर एक दफा अपने पास बना लेता हूँ, क्योंकि फिर मैं उसी को कंटिन्यू करके स्ट्रक्चर्स बनाता रहूंगा। ठीक है, तो ये मैंने 1 का स्ट्रक्चर बना लिया, जो कि एक एल्डिहाइड है और 3 हाइड्रोक्सी है और 4 मिथॉक्सी है। ठीक है, ये कंपाउंड 1 है। मैं एग्जैक्टली ये लिख देता हूँ। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन्होंने 1 का दिया नहीं है, हम खुद निकाल भी सकते हैं, तो निकाल के रख लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ लिखा हुआ ये C8H8O3, मैं ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, C8H8O3।
ये ठीक है। पहले नाउ लेट्स बिगिन। ये जो स्ट्रक्चर बना है एरो के ऊपर, या आप फेमिलियर होंगे इससे, इसको एलाइल ब्रोमाइड पढ़ते हैं। अच्छा, ये एलाइल ब्रोमाइड है और पोटेशियम कार्बोनेट आपको मालूम है कि वीक बेस होती है। अच्छा ठीक है, लेट्स बिगिन। तो आप क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले स्टेप में, यानी कंपाउंड 2 क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए ये सीधा सीधा फिनोल, आपको पता है ये ऑक्सीजन है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। दिस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, फिनोलिक ऑक्सीजन, will attack this carbon, this terminal carbon. As a result, this pi bond will move forward and the bromine will depart. So ये ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ब्रोमीन निकल जाएगा और ये जो एलाइल ग्रुप है ये O के साथ आके लग जाएगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हमें कंपाउंड 2 मिल जाएगा। उम्मीद है कि इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप सिंपल ओ एलाइलेशन कह लें इस स्टेप को, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे एलाइल ग्रुप आके लगा है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन कहलाएगा ये SN1। ये आप सोच के मुझे बताइए जब तक मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आप सोचिए। जी, ये इज इट SN2 और SN1? देखिए SN1 तो नहीं है। SN1 का तो मतलब था कि ब्रोमीन पहले निकल जाए, कार्बोकेटाइन है और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। SN2 उस वक्त होता जब ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इस कार्बन पर अटैक करके ब्रोमीन को डिपार्ट करता। बेसिकली ये SN2 भी नहीं है, SN1 तो है ही नहीं, SN2 भी नहीं है, इसको SN2 प्राइम कहते हैं। ठीक है, जिसमें होता बायोमोलिकुलर रिएक्शन ही है, यानी कि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है इसमें 2 ही मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी ऑर्डर 2 ही होता है। लेकिन एग्जैक्टली उसी साइड पे अटैक नहीं हुआ जिससे लिविंग ग्रुप निकला, यानी उसी कार्बन पर अटैक नहीं हुआ जिसपे लिविंग ग्रुप अटैच था। थोड़ी दूसरी कार्बन पर हुआ, नहीं विनाइल के डिस्टेंस से हुआ है, तो इसलिए इसको SN2 प्राइम रिएक्शन कहते हैं। एनीवेज, ये कंपाउंड 2 हमने बना लिया। अब थोड़ा तेज चलते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर देते हैं, यानी रिएक्शन को हीट करते हैं, तो देखिए कोई रिएजेंट इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब है कि इसी में से कुछ होगा। और आप गैस कर सकते हैं कि देखिए जब टेम्परेचर देते हैं तो यूजुअली कोई रीअरेंजमेंट टाइप चीज हो रही होती है, या कोई कोई ब्रेकिंग वगैरह हो रही है किसी ग्रुप की ना। अच्छा, अब चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अंदाजा हो जाएगा 2 और 3 का सेम है, वही है C11H12O3, तो उसका मतलब है नथिंग हैज बीन डिपार्टेड। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो निकली हो, सिर्फ इधर की उधर हुई होगी, यानी रीअरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और यस वी हैव हैड द रीअरेंजमेंट हियर। बेसिकली ये जो एलाइल ग्रुप है ये माइग्रेट करके कार्बन पोजीशन पे आ गया अपनी ऑर्थो पे, यानी इस ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट से ऑर्थो पे। ये हमें प्रोडक्ट ये मिली है। ठीक है, ये दिस वन। अच्छा, अब आप कैसे सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। अगर हम इस एलाइल को थोड़ा सा मैं इस तरह करके ड्रॉ करूं, फोल्ड करके, यानी समथिंग लाइक दिस, तब आपको शायद बेहतर समझ में आए। और मैं इस पाई बॉन्ड को भी अगर मैं इस तरह अरेंज कर दूं ऐसा, मतलब कुछ कर दूं, तब आप समझ गए होंगे कि क्या मुमकिन है। ये देखिए, ठीक है। सॉरी, मैंने उल्टा एरो ड्रॉ कर दिया था, माय मिस्टेक। अच्छा, ये एक फेमस रिएक्शन है, उम्मीद है अब तक आप नाम आपको रिकॉल हो गया होगा। इस रीअरेंजमेंट का एक नाम होता है, सॉरी फेमस, मैं जब भी इस पे टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीअरेंजमेंट। ठीक है, इस टाइप की कोई चीज हुई है और इस तरह ये आपको 2 मिला है। इसको कहते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एग्जाम की फैमिली में आता है।
और इस साइंटिस्ट का नाम क्लेजन है, उनके नाम पे ये रीअरेंजमेंट है, क्लेजन रीअरेंजमेंट, जो कि ये एलाइल ईथर में अकर होती है। ये क्योंकि ये एलाइल है और ये ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, तो ये एलाइल ईथर अगर हो और दूसरी तरफ विनाइल हो, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, तब ये रीअरेंजमेंट होती है, जिसमें ऑक्सीजन से एलाइल हट के जो ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट से बीटा कार्बन होती है उस पर जाता है एलाइल, यानी ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट से ये अल्फा है, ये बीटा है। चूंकि ये रिंग है तो आप इसको ऑर्थो कह लें, लेकिन वैसे अगर अज्यूम करें कि ये ओपन चेन होता तो तब तो आप ऑर्थो मेटा पैरा नहीं कह सकते थे, इसलिए मैं बीटा कह रहा हूँ, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो बीटा कार्बन पे ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट से एलाइल ग्रुप माइग्रेट करता है। ठीक है, तो बहरहाल ये हमने कंपाउंड 3B बना लिया। अब 4 देखें कितना आसान है, सिर्फ रिडक्शन की है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, और जाहिर सी बात है इसमें रिड्यूस होने वाली एक ही साइट है जो कि एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड जो है वो जब रिड्यूस होगा तो प्राइमरी अल्कोहल में जाता है, अगर कीटोन होता तो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता। ठीक है, ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग तो आपकी ऑलरेडी होगी, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा वक्त नहीं लगाता और मैं इसको ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, कोड चेंज कर देते हैं क्योंकि ये कंपाउंड 4 बना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लें 11 14 3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, रिडक्शन हुई है, 12 से 14 हुआ है। ठीक है, तो ये कंपाउंड 4 भी हो गया। देखिए हम क्विकली जा रहे हैं। 5 के लिए क्या किया है इन्होंने, मैं ये मिटा देता हूँ। 5 के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया है ट्राइथाइल अमीन की मौजूदगी में। ठीक है, 5 के लिए क्या किया इन्होंने, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया है, AC फॉर एसिटाइल ग्रुप, और 2 दफा AC है तो 2 एसिटाइल है और बीच में एक ऑक्सीजन की ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसको एसिटिक एनहाइड्राइड पढ़ते हैं, जो कि एक एनहाइड्राइड कैटेगरी के अंदर आता है, एसिड एनहाइड्राइड कैटेगरी में। ये बेस है ट्राइथाइल अमीन PT3N। अच्छा, ट्राइथाइल अमीन को लिखने के कई तरीके होते हैं, एक तो इसी तरह लिखा जाता है, या तो पूरा नाम लिख देते हैं, इंग्लिश पूरा वर्ड लिखते हैं ट्राइथाइलामीन, या एक और तरीका होता है, अक्सर आप देखेंगे बुक्स में, मैं इसलिए आपको बता देता हूं अभी, TEA लिखा जाता है। टी मतलब टी चाय नहीं है, ये है ट्राई इथाइल अमीन। ये एक फेमस एब्रीविएशन है और बहुत ही कॉमन है। इफ यू फाइंड समवेयर रिटन टी, डोंट एक्सपेक्ट टी टू बी टेकन, रादर इट्स अ बेस, वीक बेस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, टी इसको कहते हैं। अच्छा खैर, तो OH जो है, 2 OH है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक है और एक ये फिनोलिक है, दोनों एसिटाइलेट हो जाएंगे, दोनों की एसिटाइलेशन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का पर्पस ये होता है कि ये ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को, यानी अमीन को या हाइड्रोक्सी को एसिटाइलेट कर देता है। अगर हाइड्रोक्सी को करता है तो ईस्टर बनता है, अमीन को करता है तो एनिलाइड बनता है। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया 4 स्ट्रक्चर को, और ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको आगे मूव कर रहा हूं। अच्छा, अब ये मैं डायरेक्ट कर देता हूं, OH जो है वो AC में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेक श्योर यू नो व्हाट AC इज। AC इज एसिटाइल, यानी कि O के साथ कार्बोनाइल है, फिर मिथाइल है, O के साथ C डबल बॉन्ड O है, फिर CH3 है। ठीक है, ये कंपाउंड 5 है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो लिखा हुआ C15H18O5। हम यहाँ से वेरीफाई भी कर लेते हैं, देखें C15H18O5 आ रहा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। सही जा रहे का मतलब ये है, डायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ कि डाई एसिटाइलेशन ही हमने एक्सपेक्ट की थी, और डाई एसिटाइलेशन ही हुई है, क्योंकि अगर मोनो एसिटाइलेशन होती तो यकीनन 2 कार्बन कम आते, C13 पे रुकता मामला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, O5 भी है। ठीक है, एनीवेज ये कंपाउंड 5 तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अब ये 6 तो बनाया हुआ उन्होंने, 7 बना के देना, और 7 तो बहुत आसान है, ये ओजोनोलिसिस है। O3 इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन गैस होती है, O3 ओजोन गैस होती है, दोनों आपस में एलोट्रोप्स होते हैं, और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस तो कॉमन है और जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। ओजोन जो है वो अपर स्फीयर में होती है, एटमॉस्फेयर में होती है, और ये जाहिर सी बात है हेल्थ हैजर्ड है, और ये
यूवी लाइट को प्रोटेक्ट करती है हम तक पहुंचने से। एक ब्लैंकेट क्रिएट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन का, और जिससे यूवी लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। लेकिन बहरहाल पॉल्यूशन वगैरह की वजह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन जो है वो होना शुरू हो गई है, और जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्ट सन से हमारे अर्थ पे आती है। और ये सबसे बड़ा कॉज है स्किन कैंसर का, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है, जो स्किन पे आपके इंटरेक्ट करती है। स्किन में आपके थायमीन होता है जो डायमराइज कर जाता है वाया 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, और स्किन कैंसर हो जाता है। अच्छा खैर, ये ओजोनोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकेज ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन विद द हेल्प ऑफ ओजोन। तो ये जो टर्मिनल एल्कीन है ये टूटेगा, तो जब टूटेगा तो ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन दोनों ऑक्सीडाइज कर जाएंगे, दोनों कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी ये H लगा हुआ तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 H लगे हुए तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। यही होगा ये। पहले मैं प्रोडक्ट बना दूं, फिर मैं आपसे दोबारा डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। तो जो जो प्रोडक्ट बनेगी वो बहुत सिंपल है। यानी मैं इसको यहाँ पे यूं कर देता हूँ इसको। देखिए इस कोने पे CH2 के बदले O लगाने का मकसद ये है ये कि ये एक मैंने कार्बन कम कर दिया। ये तो वही चीज है जो बनी हुई है, जो मतलब कंपाउंड 6 है, ठीक है ना। ये तो कंपाउंड 6 है। ये मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने वेरीफाई किया है कि हाँ वाकई ऐसी ही होगा। और 14 16 O6, ठीक है। तो मैं इसको भी दोबारा लिख देता हूँ ताकि बिल्कुल स्मूथ हमारा काम चले। 14 16 O6। अच्छा प्लस व्हाट, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ये हम बात कर रहे थे ना, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। क्योंकि 2 H लगे हुए थे टर्मिनल कार्बन पे, और कार्बन कार्बोनाइल में कन्वर्ट होगा तो H कार्बोनाइल H यानी फॉर्म एल्डिहाइड बन जाएगा। और फॉर्मेल्डिहाइड की हिंट के लिए इन्होंने मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है 30, तो उससे भी आप वैलिडेट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत आसान था क्वेश्चन है, आपको जरूरत नहीं है इससे भी, तो वैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने 7 स्ट्रक्चर तक 1 से 7 तक एक्सप्लोर कर लिए। कुछ दिए हुए थे, कुछ हमने कर लिए। तो ये जो Me2S लिखा है इसको डायमिथाइल सल्फाइड पढ़ते हैं, और ये वर्कअप के लिए इस्तेमाल होता है ओजोनोलिसिस की। अगर हम Me2S के बदले सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते तो हमें बेसिकली ये कार्बोनाइल नहीं मिलते, ये रिड्यूस होकर मिलते। यानी ये प्राइमरी अल्कोहल, यानी पहले यही मिलता है एल्डिहाइड, लेकिन ये फौरन बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस हो जाता, तो ये प्राइमरी अल्कोहल मिलता, और ये भी प्राइमरी अल्कोहल यानी मिथेनॉल मिलता इफ वी यूज्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड इन प्लेस ऑफ डाइमिथाइल सल्फाइड। और उसको हम पढ़ते रिडक्टिव वर्कअप। और अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते जैसे हाइड्रोजन पर, तो उस केस में आपको ये कार्बोना एल्डिहाइड नहीं कार्बोक्सिलिक मिलता, और ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं फॉर्मिक एसिड मिलता। तो मकसद बताने का ये है कि जो ओजोनोलिसिस के रिएक्शन होते हैं उसका वर्कअप बड़ा मैटर करता है। 3 किस्म के वर्कअप होते हैं। एक को कहते हैं न्यूट्रल वर्कअप, जो इस वक्त हुआ हुआ है। न्यूट्रल से मतलब है जो जो आपने क्लीव किया C डबल बॉन्ड C, जो बना वो वही बना। रिडक्टिव वर्कअप में वो चीज रिड्यूस होकर मिलती है जो कार्बोनाइल आपको मिलने वाली होती है, और ऑक्सीडेटिव वर्कअप में वो ऑक्सीडाइज होकर मिलती है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप में देखें O3, जब आप कहीं देखें एल्कीन के साथ रिएक्शन हो रहा है O3 का, तो आप सेकंड स्टेप लाजमी देखा करें कि वो इसमें सोडियम बोराइड इस्तेमाल किया है, या हाइड्रोजन पर इस्तेमाल किया, या डाइमेथाइल सल्फाइड इस्तेमाल किया। तीनों से अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलेगी, ठीक है। और जरूरी नहीं एग्जैक्टली यही हो सकता है सोडियम बोराइड के बदले कोई और रिड्यूसिंग एजेंट इन्होंने लिख दिया हो, या हाइड्रोजन पर के बदले कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया हो, तो तब भी जाहिर सी बात है वही चीजें मिलेंगी। अच्छा इसी तरह न्यूट्रल वर्कअप में डाइमिथाइल सल्फाइड लिखा है, लेकिन यहाँ पे अगर जिंक लिखा हो जेड एंड जिंक, जिंक मेटल डस्ट फॉर्म में, तब भी यही न्यूट्रल वर्कअप होगा। या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3 लिखा हो, तब भी यही वर्कअप। यानी ये 3 बहुत कॉमन है न्यूट्रल वर्कअप के लिए। डाइमिथाइल सल्फाइड जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, या PPH3, या जिंक डस्ट, तीनों यूज होते हैं। अगर आप ओजोन एनालिसिस ऑफ एल्कीन कहीं किसी बुक से पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे तीनों। एनीवेज मैंने कंपाउंड 7 तक बना लिए हैं। अब देखते हैं। देखिए 18.1 हमने कर लिया है, और 18.2 करने के लिए इन्होंने कहा है कि ये दूसरा आपको दूसरी स्कीम देखना पड़ेगी। तो मैं इसको यूज करता हूं, ठीक है। तो मैं, अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट।
जी स्टूडेंट्स, अच्छा मैं ये कह रहा था कि हम अब इसको करते हैं और 6, अच्छा ये 5 नहीं, ये 6 था। मैंने उस वक्त शायद उसको मैं 6 लिखना भूल गया हूँगा। ये 6 था, ठीक है। तो ये तो मैं डिलीट कर दूं पहले, ठीक है ना। तो ये वही है, 6 ही है। मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ पहले भी, ये 6 था, आपको 6 ही समझिएगा। तो ये अच्छा CH3 लिखा हुआ है, मैंने ME लिखा हुआ है, एक ही बात है, मिथॉक्सी। ये इन्होंने CH2 CHO लिखा है, मैंने CH2 कार्बोनाइल H लिखा है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब आप देखिए 6 से जो 9 बन रहा है, तो ये चेंज कहाँ आ रहा है? एल्डिहाइड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है ना, सिंपल सी बात है। अब ऑक्सीडेशन के लिए जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, इन्होंने ये 4 ऑप्शन दिए हैं। कहा है भाई इनमें से बताइए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो लेना चाहिए, ठीक है। अब ये जो पहला है सीरियम अमोनियम, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, CAN, कैन जिसे कहते हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक क्रोमिक एसिड है, फिर ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्रिडीन है, और ये एसीटोन और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, ठीक है। अच्छा अब ये हैं तो तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओपन आर ऑक्सीडेशन और जोन्स ऑक्सीडेशन और ये कैन, ये सारे नाम आपने शायद सुने हो। अब हमें चूज करना है। देखें कैन जो है वो बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और कैन यानी सीरिक अमोनियम नाइट्रेट ये बेसिकली एल्डिहाइड, सॉरी अल्कोहल वगैरह को एल्डिहाइड एक कीटोन में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होता है। और ये जो क्रोमिक एसिड है ये बहुत हार्श है, यानी ये तो ठीक है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन ये जो एसिटाइल ग्रुप लगे हुए हैं ये इनको भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि एसिड है ना, तो एसिड हाइड्रोलाइज कर सकता है एसिटाइल ग्रुप को, तो इसलिए इट्स नॉट सेफ टू यूज क्रोमिक एसिड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जवाब है ये बी, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बिस्प्रिडीन, क्योंकि बेसिक मीडियम है प्रिडीन, इसलिए ये इस एसिटाइल को डैमेज भी नहीं करेगा और सेफली हम इसको काम कर सकते हैं। तो यानी ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बिस्प्रिडीन यूज करना है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो नीचे वाले लिखा है ये ओपन आर ऑक्सीडेशन, ये भी सिलेक्टिवली प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने में यूज होता है, तो ये भी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूं। अब ये 6 नहीं रहा, ये 9 हो गया, नॉट 96। और ये जो 9 का मोलिकुलर फॉर्मूला, अच्छा मैंने अभी चेंज नहीं किया, सॉरी, लेट मी चेंज। ये आपका ठीक है ना, ये मैंने कर दिया चेंज। जाहिर सी बात है ये आप देख लें 14, 16, O7 फॉर्मूला तो लिखा हुआ ही था, क्योंकि एक ऑक्सीजन ही तो ऐड हुआ है खाली कंपाउंड 9 में, और ये 8 है। ये मैं यहाँ मेंशन कर दूं बात कि ये 8 ये है, ठीक है, यही उन्होंने पूछा। तो 18.2 भी हमने कर लिया, 18.2 भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब 18.3 देखते हैं, ये कहते हैं कि 10 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 18.3 भी नहीं मर जाएगा। 10 देखिए 9 तक तो हम पहुंच ही चुके हैं, तो 10 भी बन ही जाएगा, क्योंकि ये सोडियम मिथऑक्साइड यूज किया है, मिथेनॉल एज अ सॉल्वेंट है, CH3OH मिथेनॉल सॉल्वेंट है और सोडियम मिथऑक्साइड एक बेस है, ठीक है। जो मिथेनॉल में सोडियम मेटल डालने से बनती है, वो स्लो स्लो मेटल के जो पीसीज हैं वो ऐड किए जाते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती रहती है, और बाद में रोटरी एवेपोरेटर पे इसको कंसंट्रेट करते हैं, तो व्हाइट कलर के ये फ्लेक्स से बनते हैं जो बहुत स्लिपरी से होते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड के, ठीक है। अच्छा अब सोडियम मिथॉक्साइड इज अ बेस, मैं जैसे कह रहा हूँ। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में एसिडिक साइड एक ही है, यकीनन ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H जो है यही एसिडिक है, तो दिस बेस विल डीप्रोटोनेट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा O नेगेटिव, ठीक है। अच्छा लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हो सकता आगे, ठीक है ना। अगर हम सेकंड स्टेप में मिथाइल क्लोराइड या डाइमिथाइल सल्फेट आगे चल के कहीं यूज होगा, अभी मैं देखूंगा,
तब तो हम कहते कि भाई वो मैथिलेशन हो गई, ये ईस्टर बन गया। मैं अभी आपको दिखाई दूं, मैं असल में कहना कुछ और चाह रहा था। लेट मी शो यू, कहीं आएगा वो है। ये रहा, ये देखिए, ये रहा। मैं हाईलाइट करता हूँ। देख रहे हैं ये पोटेशियम, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो उससे ही आपने डिप्रोटोनेट किया था, उससे सोडियम इथॉक्साइड से, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड एनाइन है, बेस है, ये इस H को निकालेगी, यानी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा। और फिर जो डाइमिथाइल सल्फेट है, ये मेथिलेट कर देगा इसको, यानी ईस्टर बना देगा 19 से 20। ईस्टर बनाने का एक तरीका ये भी होता है। अब ये नहीं है कि हमें हमेशा एक ही तरीका रटा हुआ होता है ईस्टर बनाने का कार्बोक्सिलिक एसिड से, कि भाई अल्कोहल लो और सल्फ्यूरिक एसिड के 1-2 ड्रॉप डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दो। तो हर दफा ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये इपॉक्साइड है, 3 मेंबर्ड रिंग है, बहुत रिएक्टिव है और बहुत इजीली ओपनेबल है। तो अगर आप एसिड कैटालाइज मीडियम में काम करेंगे, जैसे हमने रिवायती तरीके से हमने सीखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ड्रॉप और इथेनॉल, तो ये रिंग ओपन हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने बहुत टेक्निक से इसको प्रिजर्व रखते हुए इस इपॉक्साइड को यहाँ पे ईस्टर बनाया। खैर जब वो आएगा मैं उस बारे में बताऊंगा आपको। सॉरी मैं आगे निकल गया, चलने में एक बात बीच में बताने लग गया था। तो बहरहाल तो इसलिए ये डीप्रोटोनेट होना इस वक्त बेकार है, क्योंकि होगा लेकिन बाद में दोबारा कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर मैं इस ईस्टर को खोल के लिखूं तो आपकी समझ में आएगी बात। अगर आप गौर से देखें, ये इस तरह का कुछ है, ऐसी है ना। या चले मैं इसको ऐसा करता हूं, अगर थोड़ा सा क्लीन ही बना दूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। लेट मी ड्रॉ क्लीनली। ये देखे ना, ये ओ ए सी ऐसा था, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे टाइल है कार्बोनिल, नीचे वाला भी ऐसी होगा। तो मिथॉक्साइड जो है, रादर देन सर्विंग एज अ बेस, विल सर्व एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये इस ईस्टर वाली कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, वापस ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो है वो कोलैप्स होगा और ये CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी सिंपल हाइड्रोलिसिस है, बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, और ये ऑक्सी एनाइन बन जाएगा। यही काम यहाँ पे भी होगा, यानी OAC है, यानी O कार्बोनाइल मिथाइल, तो कार्बोनाइल पे अटैक होगा और फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की के थ्रू ये ब्रेक हो जाएगा। तो O नेगेटिव हो जाएगा। बाद में वर्कअप दिखाया नहीं, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है। बहरहाल आपको मिलेगा क्या, आपको ये डायोल मिल जाएगा, यानी अल्कोहल आपको मिल जाएगी। ठीक है, यानी यू विल बी गेटिंग दिस थिंग, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका कंपाउंड 10। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। मैं एक कंडीशन यहाँ पूरी लिख देता हूँ, NaOCH3 और ये CH3OH। अच्छा, इसके अलावा ये तो बाद में हम लिखेंगे, ये कंपाउंड कौन सा है, 10 है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख सकते हैं, C10H12O5 है, जो आप मैच भी कर सकते हैं इससे, जो एक्चुअल उन्होंने दिया हुआ है। तो ये कंपाउंड 10 हमने एक्सप्लोर कर लिया है। अब 11 भी कर लेते हैं। 11 थोड़ा सा मुश्किल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब तक जितने हमने पार्ट्स किए 18.3 तक, 18.1, 2, 3 और कंपाउंड 1 से 10 तक एक्सप्लोर किए, वो इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखें, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड तो आप समझ गए होंगे कि ये जो OH है, ये वापस एसिटाइलेट हो जाएगा जैसे ये रहा, ये वाला OH भी एसिटाइलेट हो जाएगा जैसे ये रहा। तो आप ये सोच रहे होंगे फिर ये किया क्यों, मतलब अच्छा भला डाई एसिटाइल था कंपाउंड 9, आपने दोनों एसिटाइल को हाइड्रोलाइज किया फिर वापस एसिटाइलेट कर दिया। तो आप सोच रहे होंगे शायद 11 जो है वो 9 जैसा ही हो जाएगा दोबारा। ठीक है ना। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा गलत भी नहीं सोच रहे। मोस्टली हर नॉर्मल बंदा यही बात सोचेगा कि भाई ये जो जब दो हाइड्रोक्सीज मौजूद हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होगा तो एसिटाइलेशन होगी, तो होगा यही पहले। ठीक है, यानी इधर भी एसिटाइलेट आ जाएगा, एसिटाइल आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। लेकिन फिर अगर ऐसा ही होना होता तो फिर कंपाउंड 9 और 11 में फर्क ही क्या रह जाता। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं 18.4।
ये कहते हैं कंपाउंड 11 कंटेन्स अ बेंजोफ्यूज। मैं इस डेटा को ना वहां कॉपी कर लेता हूँ अपने कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर में, वहां फिर आराम से हम बैठ के पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ पिछला वाला। ये देखिए आप पढ़ें इसको। ये कहता है कंपाउंड 11 जो मैं बनाने जा रहा हूँ इज अ बेंजोफ्यूज्ड 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल स्ट्रक्चर। अब बेंजोफ्यूज यानी ये बेंजीन रिंग है, ये फ्यूज्ड हुआ हुआ है किसी और 6 मेंबर्ड रिंग के साथ। इसका मतलब है बाइसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा, कोई ये मोनोसाइक्लिक पे बात रुकेगी नहीं। ठीक है ना, ये यही पता चल रहा है इस पहले सेंटेंस से। फिर कह रहे हैं द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड 11 गिव्स द फॉलोइंग डेटा। सपोर्ट के लिए डेटा दिया हुआ है प्रोटॉन एनएमआर का, उससे सॉल्व करना है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं, डेटा से हम यकीनन इसको वैलिडेट कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं कि ये ऐसे टाइलेट हो जाएगा, ऐसे टाइलेट हो जाएगा, यहाँ तक तो वही बात है जो मैं पहले कर रहा हूँ। लेकिन ये जो हाइड्रोक्सी है ये इस कार्बोनाइल पे अटैक करके रिंग क्लोज कर सकती है, क्या ख्याल है? नहीं आ रही है समझ में बात? अच्छा, मैं इसको यहां बनाता हूं, अब आप देखिएगा गौर से। पहले तो ये देखिए, ये जो कार्बोक्सिलिक है मैंने इसको थोड़ा सा मैं इसको मोल्ड कर देता हूं। क्या मतलब मोल्ड? मुझे पहले बनाने दीजिएगा, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, ये वही चीज है, मैंने इसको मतलब इसको सीसी बॉन्ड को रोटेट करके बना दिया। ठीक है, एक बात। दूसरी ये है कि ऐसा कर लेते हैं, और ये OH है ना जो मैं कह रहा हूं कैसे टाइलेट हो जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और मैं इस नीचे वाले को तो करके रख देता हूँ OAC, क्योंकि इसका सर्कुलराइजेशन में कोई दखल नहीं है सच, इसलिए मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा। अब ये आप देखें, यानी ये भी वो ये OAC, सॉरी ये यहाँ पे O भी है, सॉरी ये O मौजूद था नहीं, सॉरी ये CH2 के बाद है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा एक कार्बन कम कर दिया मिस्टेकनली, ये ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा ना, CH2 O और फिर एसिड है। अब आप समझ गए होंगे, देखें ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ये यहाँ इस पर अटैक करके रिंग ये क्लोज हो सकता है इसका। अ, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसको जरा क्लीन करके बनाता हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट दीजिएगा जी। मैंने ब्रेक में चीज़ों को क्लीन किया है। अच्छा, मैं कह रहा था कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों हाइड्रोक्सीज पहले एसिटाइलेट हो जाएंगे और फिर रिंग क्लोजर होगा। लेकिन ऐसा होने से आप देखें, वो अगर इस कार्बोनाइल पे अटैक करता है तो वी विल नॉट बी गेटिंग अ 6 मेंबर्ड रिंग, रादर वी विल बी गेटिंग एन 8 मेंबर्ड रिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है। तो 6 मेंबर्ड रिंग एक ही तरीके से मुमकिन है कि ये वाला ओ यहाँ अटैक करे, यानी 1 2 3 4 5 6, और ये वाला ओ एक ही सूरत में अटैक कर सकता है कि अगर हम ये अज्यूम करें कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ऊपर वाली, यानी जो प्राइमरी अल्कोहल है, ये एसिटाइलेट नहीं हुई, रादर it simply condensed with this carboxylic acid to make the cyclic ester which is called the lactone। ठीक है, ये एक ही तरह है पॉसिबल, इसके अलावा कोई कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो ये इस तरह ही मुमकिन है। और ये हमें कैसे पता चला? अगर ये बेंजोफ्यूज्ड 6 मेंबर नहीं लिखते तो यकीनन हम 2 ईस्टर बना के रिएक्शन को रोक देते, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए प्रोडक्ट तो और भी बनती होंगी, तो अब वो यकीनन इन्होंने इसको क्लीन किया होगा, प्यूरिफाई किया होगा, सेपरेट किया होगा। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने डेटा दे दिया हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है। तो बेंजोफ्यूज उसी सूरत से बन सकता है कि मैं इसको यहाँ से ऐसा कर दूं, कुछ समथिंग लाइक दिस। ठीक है भाई, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। दूसरा आप इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक काम ही करता हूँ, इस OAC और नीचे वाले को भी ना हम यूं ही करके लिख देते हैं, ताकि ये जब थोड़ी देर बाद हम NMR का डेटा यूज करेंगे उसमें हमें आसानी रहे उसको इसमें फिट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए NMR डेटा ये कह रहे हैं कि, और आप खुद भी देखें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के सिग्नल्स आने चाहिए प्रोटॉन NMR। 1 बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल, 1 बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल, 2 किस्म की मिथाइल है।
दो किस्म की मिथाइलिन्स हैं, CH2s हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 सिग्नल्स हो गए। और दो किस्म के मिथाइन्स हैं यानी एरोमेटिक प्रोटॉन है, CHs हैं। ठीक है, तो 6 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 6 सिग्नल्स आएंगे, आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये 6.5 से 8.5 ppm की रेंज में जो सिग्नल्स होते हैं वो बेंजीन रिंग पे H के होते हैं, एरोमेटिक वाले होते हैं। तो ये 6.84 और 7.04 यकीनन इन दोनों के हैं। ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन भी दी हुई है तो मसले हल हो गया। तो 3H करके कह रहे हैं तो यकीनन मिथाइल वाले होंगे, यानी ये जो 3H 3H एक जैसे हैं और 3H एक जैसे हैं। अब 2.32 और 3.79 ये हम खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखें ये वाला CH3 O से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है ये डाउन फील्डेड है। ठीक है, इसकी ppm वैल्यू ज्यादा आएगी, तो 2.32 सॉरी 3.79 ये जो दी हुई है ये वाली सिग्नेट और 3H, ये बेसिकली इसके लिए होगा। ठीक है, यानी इस मिथाइल के लिए होगा। ये मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर दूं फॉन्ट साइज, वरना ये 6 तो बहुत ही छोटा हो गया, 8 सही रहेगा प्रोबेबली। ठीक है, तो ये इसका हो गया। ठीक है, और मैं इसको जूम कर देता पिक्चर को, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरा वाला जो रिलेटिवली लेस डी शील्डेड है वो यही हो सकता है, यानी ये 2.32 वाला। ठीक है, तो ये इस तरह हमने आराम से इसको फिट कर दिया कि भाई ये दो मिथाइल्स हैं, एक डी शील्डेड है एक लेस डी शील्डेड है, ये रहे। ठीक है, क्योंकि वो O से डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए। और वैसे भी जो कार्बोनाइल से कनेक्टेड होता है मिथाइल, वो 2 और 3 के बीच में आता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक पीक्स होती हैं, वैल्यूज होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये दी भी होती हैं, ये आई को मैं दिखा देता हूँ चले आपको। ये देखें यहाँ पे दी भी होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज होती हैं। ये प्रोटॉन NMR केमिकल शिफ्ट जो मैं कह रहा था ना 6.5 से 8 के अराउंड, ये देखें एरोमेटिक H, ये चीज मैं कहना चाह रहा था, बेंजीन रिंग वाला आ रहा होता है। अगर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली मिथाइल कनेक्टेड है तो 3 और 4 के बीच में आ रहा होता है। तो आप देख लें ये आ रहा है ना, ये 3.79 3 और 4 के बीच में। और इसके अलावा अगर कार्बोनाइल के साथ वाला होता है, यानी ये वाला है वो मिथाइल, तो वो 2 और 3 के बीच में आ रहा होता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज है जो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, 2.32 आ रहा है। एनीवेज, अच्छा अब दो CH2s हैं, एक 5.23 है और दूसरा 3.54 है। तो 5 वाला यकीनन वही वाली बात, दोबारा पुरानी लॉजिक, जो ऑक्सीजन के साथ एडजेसेंट है वो वाला ही 5.32 होना चाहिए। ठीक है, 5.23 सॉरी, तो मैं इसको लिख देता हूँ 5.23 सिंगलेट और 2H की इंटीग्रेशन है। ये वाला है। अब अगर ये वाला है तो दूसरा से थोड़ा सा जो फील्ड होगा उसके मुकाबले में, यानी कि 3.54 पे है कि ये वाला होगा। ठीक है, ये हमने दोनों मिथाइल्स और दोनों मिथाइलिन्स को एक्सप्लोर कर लिया। अब दो CHs बचे, 6.84 है और 7.04। ये देखें ऑक्सीजन है, मिथॉक्सी है, आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है मिथॉक्सी, तो ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्रिएट करेगा, या यूं कह ले मेटा पे नहीं करेगा। तो जब ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो रीजन अपफील्डेड होगा और मेटा रिलेटिवली डाउनफील्डेड होगा। डाउनफील्ड का मतलब है हायर ppm। तो 7.04 जो लिखा हुआ है ना, वो मैं जो हूं इसके लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसके लिए। ठीक है, जो मेटा है मिथॉक्सी की रिस्पेक्ट से 7.04 और डबलेट है। ठीक है, 1H का है। बाकी ये J वैल्यू 9 जो है वो ऑर्थो कपल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, दोनों ही 9 दे रहे हैं, तो उसका मतलब दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट से और ऑर्थो है। ठीक है, तो मैं 7.04 इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जो थोड़ा सा अपफील्डेड है 7.04 के मुकाबले में, अपफील्ड से मतलब होता है लेसर डेल्टा वैल्यू, तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये खैर ये पूछा नहीं था, ये पीक असाइन करनी नहीं थी, तो हमें सिर्फ सपोर्ट, यानी हम ने जो पहले बात की थी कि भाई 6 टाइप्स के प्रोटॉन आएंगे और 6 आ गए थे, और इंटीग्रेशन देख के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए था।
लेकिन मैंने इसलिए चले प्रैक्टिस करा दी कि फ्यूचर में फिर कोई एनएमआर क्वेश्चन में अगर आता है सपोर्टिंग डेटा के तौर पे, तो आपकी थोड़ी सी कमांड हो जाएगी, इसलिए मैंने इस पर टाइम लगा के ये पीक टू पीक मैंने असाइन कर दिया, वरना ये नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो आप एग्जाम में बिला वजह टाइम मत जाया कीजिएगा कि ये स्ट्रक्चर बना के हर सिग्नल के ऊपर ये वैल्यूज लिख रहे हैं, कि चूंकि अभी तो हम प्रैक्टिस करें, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा तफसील से समझा दिया। वरना एज अ स्टूडेंट जब आप एग्जाम में दे रहे होंगे और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, तो यू विल सिंपली हैव टू decide which structure should it be based on this proton NMR data. You are not supposed to assign the peaks until unless you are asked to do so. Anyways, this is 11. We have successfully explored the structure of 11. मैं आपसे कह रहा था ना, somehow difficult होगा as compared to other structures. And let me rush to our problem. ठीक है, 11 हो गया। अब 11 से 13 बनेगा और 12 इसीलिए इन्होंने हमसे पूछ लिया है, ठीक है ना। ये लिखा है 18.5 में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड 12 एंड 13। ठीक है, 12 बताना है और 13 भी बताना है। अच्छा, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं खाली पूरे को एक साथ पिक कर लेता हूँ। एक यहाँ पे कंफ्यूजन का पॉइंट आएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको पेस्ट करूंगा। ये 11 है, ठीक है भाई, ये 11 है। अच्छा, अब देखें 11 तो चले हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब हमें ना 12 पता है ना 13 पता है, तो हम मालूम कैसे करें। तो ये इनकम्प्लीट, यानी ये कोई भी नहीं बता सकता। अगर रिएक्शन यहीं पे रोक देते, यानी कि मैं 11 12 13 तक क्रॉप करता और 11 देके आपसे पूछता बताइए 13 क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आप नहीं बता सकते, क्योंकि या तो 12 देते तो हम 13 बताते, 11 + 12 = 13, या 13 देते तो हम 12 13 - 11 करके 12 निकाल लेते। लेकिन ना 12 इन्होंने दिया है ना 13 दिया, तो हम नहीं सॉल्व कर सकते इस वक्त। एनीवेज, हम आगे देख लेते हैं, हम हेल्प ले लेते हैं 14 से जो बना हुआ है। तो हम थोड़ा सा अपना बैक थिंकिंग करेंगे, रेट्रो थिंकिंग, क्योंकि 14 जो है उससे आपको ये अंदाजा हो रहा है कि ये जो मिथॉक्साइड है, मिथेनॉल है, वो यूज हुआ है कहीं पे, और उसने क्या किया है, किसी इस रिंग को ओपन किया, यानी ये पहले रिंग बना हुआ था ये वाला, ये रिंग ओपन हुआ है, ठीक है। मैं आपको पहले 14 बनाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो लेट मी पॉज दिस वीडियो, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 14, देन आई विल बी कंटिन्यूइंग। जी स्टूडेंट्स, इन द ब्रेक आई वाज ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ 14, और इसके अलावा मैंने 11 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख दिया कैलकुलेट करके। अच्छा, अब आप, मैं कह रहा था कि ये जो सोडियम मिथॉक्साइड है, यकीनन इसने कोई रिंग ओपन किया है या ईस्टर को हाइड्रोलाइज किया है, इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, अब ये आप वापस देखें, 11 में 12 कार्बन है और 13 में 21 कार्बन है, तो 21 - 12 = 9। सो इट मीन्स दैट कंपाउंड 12 मस्ट हैव 9 कार्बन्स, ठीक है ना। एक बात तो इस तरह भी देखा करें, ठीक है, कि कार्बन के काउंट से आप थोड़ा सा आइडिया ले लें। बाकी अगर आप ये देखें, ये जो पोर्शन है राइट वाला, ये नया है, लेफ्ट वाला तो वो ये पुराना, यानी मिथॉक्सी, ये रहा OMe या मिथॉक्सी। OH या O एसिटाइल, मतलब वही है इसका प्रोटेक्टेड डी प्रोटेक्टेड वर्जन। CH2OH CH2O है, फिर ये यहाँ से अगर वापस क्लीव कर दें इसको, इलेक्ट्रॉन को, तो ये CH2 कार्बोनाइल, यानी कि ये CH2 और कार्बोनाइल, CH2 नहीं बेसिकली, लेकिन ये जो पोर्शन है ये नया आया है। और ये कार्बन काउंट करें, 6 कार्बन बेंजीन के हैं, 2 मिथॉक्सी के हैं, 8, और ये 9। अगर मैं यहां से क्लीव करूं मेंटली, आप समझ जाएंगे कि ये निवी नेगल कंडेंसेशन है। दो जो ड्राइंग ग्रुप्स के बीच में जो मिथिलीन होता है, जिसको एक्टिव मिथिलीन कहते हैं, CH2 एक्टिव, वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कंडेंस करता है। तो अगर मैं यहाँ से मेंटली क्लीव करूं, तो यू विल बी गेटिंग दैट इट मस्ट बी अ कार्बोनाइल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इट व्हाट मस्ट इट बी, इट मस्ट बी 3,4 डाइमिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तब आप समझ गए होंगे कि जो कंपाउंड 12 है बेसिकली वो वही है। क्या है, मैं पहले बनाता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। जो 12 है ना, वो as per our prediction and our good prediction, it is something like this, ठीक है।
this is going to be 12. This one OCH3. Let me OCH3, ठीक है, ये 12 है। मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि ये 9 कार्बन की सोर्स है, एक बात, ये 9 कार्बन की सोर्स है, और ये जो मिथिलीन है CH2 जो कार्बोनाइल के बराबर में है, ये एसिडिक है, ठीक है। और ये जो पिप्रिडीनियम बेंजोएट है, ये बेस है। पिप्रिडीनियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर उन्होंने दिया हुआ है, ये रहा पिप्रिडीन और बेंजोइक एसिड। पिप्रिडीन बेस होती है, बेंजोइक एसिड एसिड होता है, इससे सॉल्ट बनाया, लेकिन ये बेसिक सॉल्ट है क्योंकि पिप्रिडीन इज मोर बेसिक देन एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये ओवरऑल बेसिक सॉल्ट है क्योंकि बेस ज्यादा पावरफुल है। तो पिप्रिडीनियम बेंजोएट बेस है बहरहाल। तो पिप्रिडीनियम बेंजोएट मस्ट डीप्रोटोनेट दिस अल्फा कार्बन टू गिव यू एन इनोलेट, एंड देन दिस इनोलेट विल अटैक दिस कार्बोनाइल। और ये बनेगा क्या 13 जब बनाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टेड है, तो ये 13 ये बनेगा, जो मेरी प्रेडिक्शन है और सही है क्योंकि आगे हम इसको वैलिडेट भी कर चुके हैं। यही ये बनेगा। ये इन द मीनवाइल मैं ये OAC को मैं पैक करके लिख देता हूं ताकि हमारे पे जगह हो जाए। और ये और ये मिथॉक्सी है, तो क्योंकि मिथॉक्सी लगे हुए थे पैरा और मेटा पे, तो वो वापस लगा दीजिए। ये 13 है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और दूसरा हम इसको मॉलिक्यूलर इसके फॉर्मूला से भी चेक कर लेते हैं, C21H20O7, एंड यस इट इज कंपाउंड 13। तो इसमें बेसिकली हमें जो सीखना है ना, मैं बताऊं आपको सीखना क्या है, ये मुझे मालूम है थोड़ा सा मुश्किल है। C21H20O7, एक मिनट में ये लिख लूं फिर मैं आपको बताता हूं कि हम इस पे कैसे ये हेल्प ले सकते हैं। C21H20O7, इसमें ये होता है कि देखें, आपसे अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लिया करें अगले स्टेप पे क्या हो रहा है, और ऐसा ही होगा। मतलब अगर आप खाली 11 और 12 और 13 को देखते रहते तो ये नहीं होती प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि ना आपको 12 पता था ना 13 पता था। लेकिन चूंकि आपको 14 पता है और ये भी पता है कि 14 में ये वाला फ्रेगमेंट जो है ये नया है जो कि पहले नहीं था, और ये 9 कार्बन की सोर्स है, क्योंकि 13 और 11 में जो कार्बन का डिफरेंस है वो 9 था, और वो बिल्कुल इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो इस बेसिस पे हमने इसको हाइपोथेसाइज किया कि इट मस्ट बी दिस एल्डिहाइड 12। और फिर जब 11 को 12 से कंडेंस किया तो 13 बना, और वो 13 ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जस्टिफाई भी कर दिया। ठीक है, ये कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री नॉट रिक्वायर्ड। स्टीरियोकेमिस्ट्री बेसिकली ये होती है कि ये ई होगा या जी होगा, इसलिए उन्होंने ये इस बात पर कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल ये कंपाउंड 13 है, थोड़ा सा ट्रिकी था, आगे से हमें हेल्प लेना पड़ी थी। फिर 13 में अब आप देखें मिथॉक्साइड जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पर अटैक करके यहाँ से रिंग ओपन कर देगा, तो ये OH हो जाएगा ये पोर्शन, और ये ईस्टर हो जाएगा, मिथाइल ईस्टर, ये रहा। तो आप समझ गए होंगे कि 11 से 13 बना 12 से ट्रीट करने के बाद, और 13 से 14 बना। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने 18.5 कर लिया जिसमें 12 और 13 ही पूछा गया था। अब 18.6 करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो 14 से 16 बन रहा है इसके लिए 15 हमें यूज करना है, वो क्या हो। तो है क्या 14 से 16 में चेंज कहाँ आ रहा है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रही है, बाकी सब कुछ सेम है। ऐसी है ना, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल इस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यानी ये डायरेक्ट यही देख रहे हैं 14 से 16। तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही दिए हुए इन्होंने सारे, लेकिन ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड तो मत यूज कीजिएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक है। ये पहली बात तो ये है कि अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे स्टॉप नहीं करेगा, रादर इट विल टेक टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मसला। दूसरा ये ईस्टर को भी हाइड्रोलाइज कर सकता है क्योंकि हाईली एसिडिक है, सल्फ्यूरिक एसिड है।
इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड है, ये जो ऑक्सिलाइल क्लोराइड लिखा हुआ है ना, COCl टेकन ट्वाइस, ऑक्सिलाइल क्लोराइड और डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। ये बेसिकली एक फेमस नेम रिएक्शन है, इसको कहते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ये बेसिकली स्वर्ण ऑक्सीडेशन ही इसका जवाब है। स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन बेसिकली takes the auxiliary chloride and dimethyl sulfoxide, and it's a very mild oxidizing agent. It selectively oxidizes the primary alcohol into the aldehyde and the secondary alcohol into the uh, ketone. अच्छा, लास्ट प्रॉब्लम जब हमने की थी प्रॉब्लम 17, वहां पे भी इस तरह की कोई ऑक्सीडेशन पूछी थी, और उस वक्त ऑप्शन में स्वर्ण ऑक्सीडेशन नहीं था, और मैंने आपको यही कहा था कि अगर स्वर्ण ऑक्सीडेशन होता तो मैं उसकी तरफ जाता उधर। अब ऑप्शन में देख के बताता हूँ, उस वक्त हमने जो प्रॉब्लम की थी, तो प्रॉब्लम 17 में ऑप्शंस में, हाँ उधर था डेस मार्टिन पर आयोडीनेन, ठीक है ना, डेस मार्टिन पर आयोडीनेन, DMP, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम 17 का 5th पार्ट था, 17.5। तो बहरहाल वो भी हो सकता है, लेकिन अब वहाँ ऑप्शन में नहीं दिया, अभी इस मौजूदा ऑप्शन में स्वर्ण ऑक्सीडेशन आंसर है। तो जो 14 से 15 है वो स्वर्ण ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो मेक श्योर व्हाट इज बी, सॉरी व्हाट इज 15, 15 इज बी, ठीक है। इसके साथ ही हमने ये 18.6 भी कर लिया। अब 18.7 से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब अब ये जो हम कर रहे थे इनसे हट कर है, इसके लिए अलग ही स्कीम दी है, हम अलग ही ड्रॉ करेंगे। मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। यानी आप इसको क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह लें, मेजर। और ये 18.7 हम करते हैं पहले क्वेश्चन। अच्छा, 18 आपको बताना है, और उसके लिए हिंट दिए, ये कह रहे हैं कि जो 18 है वो एक अल्फा अमीनो एसिड है। अच्छा, अब अल्फा अमीनो एसिड का मतलब ये होता है, आप जाहिर सी बात है समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहां बना देता, चलो ठीक है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये अल्फा पोजीशन है जिसपे मैं NH2 लगा रहा था, अमीन, ठीक है। तो ये एक अल्फा अमीनो एसिड है। अब ये मिथाइल है या कुछ और है, वॉटेवर, वो तो अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है। कंपाउंड इट इज एन 18 इज एन अल्फा अमीनो एसिड, ड्रॉ द फिशर पोजीशन ऑफ 18। वो 18 अगर स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा तो हम फिशर भी बना लेंगे इसकी। अच्छा, अब इसके लिए हमें हेल्प चाहिए होगी, 19 को देखना पड़ेगा। 19, 18 में ये 3 स्टेप किए तो 19 आया। HBr से सोडियम नाइट्राइड ऐड किया, फिर KOH, फिर 1 मोल HCl। देखें, आपको थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पता है कि सोडियम नाइट्राइड जो है और HBr के साथ इस्तेमाल होगा, तो ये बेसिकली करता क्या है, ये प्राइमरी अमीन जो होती है उसको जो है डायोजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करता है। फिर वो डायोजोनियम सॉल्ट जो है वो वहां से N2 पॉजिटिव निकलेगा और उधर OH आ जाएगा, यानी ओवरऑल NH2 के बदले OH आ जाएगा, यूं कह लें, ठीक है। तो ये दो स्टेप जो है, ये NH2 को, अमीनो को हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करने के बाद में इन्होंने इसको साइक्लाइज किया है। तो अगर मैं इसको गौर से देखूं 19 को, और अगर मैं यहां से क्लीव करूं इसको, ठीक है, तो मैं क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करता हूं। देखिए, मैं आपको बताता हूं। सॉरी, मुझे 3 मेंबर रिंग बनाना है। स्टीरियो केमिस्ट्री को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, बाद में इसको अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब मैं देखिए यहां से मैं जूम करके बताता हूं आपको। यहां से कट नहीं करेंगे, यहां से करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी आएगा, ठीक है। चूंकि अल्फा अमीनो डिसाइडेड है, इसका मतलब है कि मैं यहां से कट करता हूं इस पोर्शन को, मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूं, और ये देखें यहां से मैंने कट किया इसको, और यहाँ पे यानी इस पोजीशन पे मैं वापस NH2 लगा देता हूँ। ये क्या किया मैंने,
कहना ये चाह रहे हैं कि ये बेसिकली कंपाउंड 18 यही है। कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो अमीनो है अल्फा पोजीशन पे, ये सोडियम नाइट्राइड से डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा N2 पॉजिटिव, और फिर वो निकल जाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये जो OH है जो बीटा पोजीशन पर है, ये इस अल्फा कार्बन पर अटैक करके साइक्लाइज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी मेक कंपाउंड 19। तो और इस हाइपोथेसिस को वैलिडेट कर लें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लें, C3H7NO3 होता है। तो यस, इट इज दिस स्ट्रक्चर। अब इस स्टीरियोकेमिस्ट्री में बाद में बताता हूं आपको, ठीक है। यानी कि ये वो अल्फा अमीनो एसिड है जिसकी बीटा पे हाइड्रोक्सी मौजूद है, ठीक है। तो ये दिस इज कंपाउंड 18, दिस इज कंपाउंड 18। अच्छा, अभी इसमें एक कायरल सेंटर है अमीनो जिस पे मौजूद है, जिस कार्बन पे, अल्फा कार्बन। तो इट मस्ट बी मेंशन वेदर अमीनो इज अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। पहला काम हम ये करेंगे, फिर हम उसकी फिशर प्रोजेक्शन ही बना लेंगे। तो इसके लिए देखें, हेल्प सीधी सी है कि ये जब N2 पॉजिटिव था तो इसने बैक साइड से अटैक किया, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि N2 पॉजिटिव निकला होगा और यहाँ अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप के एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज आना भी कोई इतना फेवरेबल नहीं है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये रिएक्शन वाया SN2 हुआ होगा, यानी NH2 N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ होगा और फिर OH ने बैक साइड से अटैक किया होगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये इसी देखें ना, बैक साइड इसलिए कह रहे हैं कि ये पीछे की तरफ से वो आ रहा है, तो इसका मतलब है अमीनो आगे की तरफ होगा, अमीनो आगे होगा तो NH2 N2 पॉजिटिव भी आगे होगा, तो OH बैक साइड से अटैक करेगा। तो इसकी यानी 19 की स्टीरियोकेमिस्ट्री से मुझे अंदाजा हो गया कि 18 में अमीनो ग्रुप मस्ट बी अबव द प्लेन। तो नाउ दिस इज द आंसर फॉर कंपाउंड 18, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालने पहले तो हाथ के हाथ फिर बात करते हैं। क्योंकि एक आयरल कार्बन है, इट इज कनेक्टेड विद अमीनो हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एंड CH2OH। प्रायोरिटी में हाइड्रोजन सबसे लेस्ट है और वो बिहाइंड द प्लेन है। अमीनो इज नंबर 1, देन दिस कार्बोक्सिलिक नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3 CH2OH। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इट इज S, व्हाट इज इट, S। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है इस कायरल सेंटर की है अल्फा कार्बन की, वो S है। ये पूछी नहीं है आपसे, लेकिन मैं बता रहा हूं मैंने क्यों निकाली है। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों निकाली है। और ये हमसे पूछा नहीं है, लेकिन हमने फिर भी निकाल ली है। अच्छा, अब इसकी फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, क्योंकि यही पूछा ना, ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन जो है बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस पे मुश्तमिल होती है। अब ये तो हेक्सोस की है, तो हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। ये ठीक है ना। अब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी COOH है। नीचे वाला पोर्शन CH2OH। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो उधर तो आपने फिशर प्रोजेक्शन बहुत देखी होंगी। और एक तरफ NH2 है और एक तरफ H है, NH2 और H है। अच्छा, अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगी, क्योंकि ये आपको पता है फिशर प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अबव द प्लेन होते हैं, यानी कमिंग टू यू, और वर्टिकल सब्स्टिट्यूएंट्स अवे फ्रॉम यू। तो ये 1 2 3 क्लॉकवाइज हो जाएगा। NH2 राइट हैंड साइड पे रखने पे R कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि S आनी है, इसीलिए मैंने देखा यहाँ S निकाल के रखा होगा। तो इसीलिए मैं इसको वाइस वर्सा कर लेता हूँ, मैं NH2 को लेफ्ट पे और H को राइट पे रख देता हूँ। नाउ इट इज S कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज 18। तो जो हमसे पूछा गया था 18 का स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन में, वो ये निकला है जो मैंने नीचे बनाया है, ठीक है। वो ये निकला है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7NO3, ये हमने निकाल लिया, ठीक है भाई। तो ये 18 का स्ट्रक्चर हमने बना लिया फिशर प्रोजेक्शन में। मैंने पहले फ्लाइंग वेज में बनाया, इसको फ्लाइंग वेज कहते हैं, फिर फिशर में बना दिया था, ठीक है। इसको वापस हैश कर देता हूँ ताकि आपको मिक्स कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, फिर 18 से 19 बना, 19 से 20 बनाते हैं, लेकिन वो अगला पहले पार्ट पढ़ लेते हैं। 18.8 क्वेश्चन, ये मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन बचे हैं। ये कहते हैं कि 19 की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बता दें। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो 19 की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए, तो निकाल लेते हैं।
देखें ये कायरल कार्बन है बिकॉज इट इज हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स. वन इज हाइड्रोजन विच इज नॉट बीइंग शोन बट इट इज ऑब्वियसली देयर एंड इट इज अबव द प्लेन बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज बिहाइंड द प्लेन. एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज CH2 एंड दिस इज O. तो प्रायोरिटी असाइन करें तो कार्ब ऑक्सीजन इज गिवन नंबर 1 प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक इज गिवन नंबर 2 प्रायोरिटी एंड दिस CH2 इज गिवन नंबर 3 प्रायोरिटी. तो 1 2 3 इट्स एन एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है ना, यानी 1 से 2 और 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन इसमें लीस्ट प्रायोरिटी अबव द प्लेन आ रही है इस पर्टिकुलर केस में. और हमने रूल पढ़ा है CIP जो Cohen-Ingold-Prelog कन्वेंशन है, इसमें लीस्ट प्रायोरिटी शुड बी बिहाइंड द प्लेन. तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आएगा हम उसको रिवर्स कर लेते हैं. अगर ये हमें S निकल रहा है तो एक्चुअल में ये R है. ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R. यानी लीस्ट प्रायोरिटी अगर पीछे की तरफ होती है तो एज इट इज आंसर हम लिखते हैं. अगर लीस्ट प्रायोरिटी अबव द प्लेन होती है तो हम जो हमारा जो आंसर होता है हम उसको रिवर्स करते हैं. बेसिकली ये शॉर्टकट तरीका है, वरना आप पूरा मॉलिक्यूल को रोटेट करें, फ्लिप करें 180 डिग्री के ऊपर फिर निकाल लें तब भी कर सकते हैं. ठीक है, वरना इस तरह करें जैसे मैंने आपको बताया. तो 19 की कॉन्फ़िगरेशन भी हमने निकाल ली, 18.8 भी हो गया, R है. 18.9 ये 20 स्ट्रक्चर बनाना है और 21 बनाना है और विद करेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री. ठीक है, चलो बनाते हैं 19 से 20. ये तो बहुत आसान है, इंतहाई आसान है. इतना आसान है कि आप समझ गए होंगे कि क्या किया भाई. बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसने H को रिमूव किया, कार्बोक्सिलिक H को, सॉल्ट बना, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना. अब अगले स्टेप में यानी O K पॉजिटिव होगा पहले, अगले स्टेप में मेथिलेशन हो गई है तो ये मिथाइल ईस्टर आ गया जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था ना. तो स्टीरियोकेमिस्ट्री R की R ही रहेगी और ये मिथाइल ईस्टर बन जाएगा. ये कंपाउंड 20 है. ठीक है, और मैंने आपको रीजन पहले ही दे दिया था कि अगर आप एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन करते हैं तो फिर ये रिंग ओपनिंग होने का बहुत इम्कान था, इसलिए नहीं करिए. ठीक है, तो 20 ये बन गया. 20 से 21 बनाना है, इसके लिए ये यूज किया है ये कंपाउंड. ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यानी बेंजीन रिंग है, उस पर 2 मिथॉक्सी लगे हुए हैं और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है. ये वाली जो कार्बन है जो मैग्नीशियम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये न्यूक्लियोफिलिक है यकीनन. ये अटैक करेगी इस किसी इलेक्ट्रोफिलिक साइट के ऊपर. ठीक है, वो अभी हम देख लेते हैं किस पे अटैक करेगी. तो मैं इसको पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना लूं. MgBr, और ये तो आपको पता है ना कि MgBr पे कैसे बना होगा. यानी पहले यहाँ ब्रोमीन होगा, फिर मैग्नीशियम टर्निंग जारी होंगी ईथर सॉल्वेंट के अंदर और ये बनाया होगा. अच्छा, मैंने जानबूझ के OMe लिख दिया बजाय इसके कि मैं इन्हीं के पैटर्न में लिखता कि O बना के एक लाइन बनाता है. ऐसी चेंज दिखाने के लिए कि ऐसे भी लिखा जाता है, यानी ये चीज और ये चीज एक ही चीज है. तो ये जो नेगेटिव पार्ट है यानी ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये बेसिकली रिंग ओपन करेगा. देखिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स जो है ना वो एक से ज्यादा है. वैसे तो ये भी एक कार्बोनाइल है, इस पर अटैक करे और मिथॉक्सी को डिस्प्लेस कर दे, कीटोन बन जाए और फिर दोबारा दूसरा इक्विवेलेंट आए और फिर कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी टर्शियरी अल्कोहल दे दी, जो हमने पढ़ा है किताबों में. कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स टर्शियरी अल्कोहल. लेकिन इससे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप मौजूद है ये एपॉक्साइड. तो ये कीमो सिलेक्टिविटी का मसला है, यानी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद हो तो किस फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन हो, दिस सिलेक्टिविटी इज कॉल्ड कीमो सिलेक्टिविटी. तो एपॉक्साइड यकीनन इज मोर रिएक्टिव देन ईस्टर. और चूंकि ये बेस है, एक न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि है, तो ये लेस इंडर्ट साइड ये वाली बनती है. इस सी पे अटैक करेगा ना कि इस सी पे. हालांकि दोनों सी पे अटैक करने से रिंग तो ओपन हो जाएगा, लेकिन ये लेस इंडर्ट साइड से अटैक करेगा. तो दिस फिनाइलिन बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल है ये यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये रिंग ओपन कर देगा. तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ, आप देखिएगा कि मैं किस तरह बनाता हूँ. देखिए मैं यहां से ये इसको खोला और ये तो फिर बंद हो गया. ठीक है, ये मैं इसको खोलता हूँ, ये खोला और ये. ठीक है, और ये नेगेटिव की रिस्पेक्ट से एक जगह पे पैरा है, एक जगह पे मेटा है. ये कंपाउंड बनेगा, ये 21 है और आफ्टर वर्कअप. ठीक है ना, पहले O नेगेटिव बनेगा और O नेगेटिव 1 मोर HCl से प्रोटोनेट हो जाएगा, ये बनेगा. अब मैं इसको देखें क्लीन कर लेता हूं. आप ऐसे ही समझ गए होंगे जब मैं इसको रोटेट करूंगा
तो ये जो हाइड्रोक्सी है जो अल्फा पोजीशन पे ईस्टर की रिस्पेक्ट से, उसका क्या फेट होगा वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इट विल बी, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, पहले क्लीन नहीं करता, पहले मैं एज बनाता हूँ, ये यहाँ बना के रख लेता हूँ ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी रहेगी ना। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला नीचे वाला एक ही स्ट्रक्चर है। ये कंपाउंड 21 कहलाएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H16O5 ये रहा, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको अब नहीं बना रहा। तो इस तरह हमने 21 भी बना लिया, 20 भी बना लिया, और 19 की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बता दी, और 20 और 21 की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बता दी। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है, आप अगर स्ट्रगल करते तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हमने 18.10 तक कर लिया, अब थोड़ा सा रह गया आखिरी पार्ट 18.11। अब उस इतने से पार्ट के लिए इतनी सारी थ्योरी और इतने सारे स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई 17 से जो 23 बना है वाया 22, वो 22 बता दें। ठीक है, और इसके बाद 21 भी है अननोन, लेकिन 20 नहीं, अननोन नहीं है, सॉरी 21 तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, तो 21 की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ 21 फिर उन्होंने क्यों दिया है। ये हमारी बात कंफर्म भी हो जाएगी, जो हमने 21 प्रिडिक्ट किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं 21 मैंने जान के डिलीट नहीं किया, मैंने नीचे रखा हुआ है आप। ठीक है, तो अब मैं पहले 17 बनाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये तो पुराना बना हुआ 21 जो भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। तो मैं वीडियो को पॉज करके 17 बनाता हूँ पहले, ठीक है, फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इन द ब्रेक आई ड्रू द स्ट्रक्चर ऑफ 17 एंड 23। अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए 17 में 22 ऐड करने से 23 बना है, तो आप डिफरेंस देख लें, डिफरेंस आ कहाँ रहा है, पूरा मॉलिक्यूल सेम है, सिर्फ ये एल्डिहाइड के बदले ये ग्रुप आया है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से क्लीव करूँ C डबल बॉन्ड C को, तो ये जो लेफ्ट वाली कार्बन है तब तक तो एल्डिहाइड रहेगा, और राइट वाली कार्बन जो है ये, यानी 2 कार्बन की सोर्स हमें मिल जाएगी, और जो कि यकीनन ये आपका ये वाला कंपाउंड हो सकता है। कौन सा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये 2 कार्बन की सोर्स है, ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं परकिन रिएक्शन। वो बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने में इस्तेमाल होता है एल्डिहाइड के साथ, जब आप एनहाइड्राइड यूज करते हैं उसके लिए ये एजेंट यूज होता है जिसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन छोटा सा इशू है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा जो गिवन है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 2-3 ऑक्सीजन है, आप आपसे 4 ऑक्सीजन उन्होंने मांगे 22 के अंदर C4H6O। तो अगर मैं यहाँ OH रखूं, मतलब क्योंकि आपको तो वैसे भी एक एसिटाइल ग्रुप चाहिए, यानी मैं यूं कर दूं तो ये C3H4O4 मैच कर जाएगा। तो जब भी हम, क्योंकि हमें तो बहरहाल ये 2 कार्बन की सोर्स चाहिए ना, जो यहाँ से मिल जाएगी 1 और 2, ये 2 इस एल्डिहाइड कार्बन के साथ, यानी इस कार्बन के साथ 1 और 2 की सोर्स हमें ये मिल जाएगी। तो यस, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 22, ये जो मैंने बनाया है टू गिव यू 23। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 22। लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं कि जो 23 बना है उसमें 21 ऐड किया जाए तो ये बनता है हेप्टामिथाइल लिथोस्पर्मेट। तो और 21 हम पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं, तो ये वैलिडेट भी हो जाएगा। देखिए इस मॉलिक्यूल में 23 में आप 21 ऐड करें
तो ये कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल ईस्टर बनाएगा, है ना, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक ईस्टर बनाएगा, तो ये ईस्टर बना हुआ है। और आप देखें इसमें बिहाइंड द प्लेन आ रहा है ये, तो ये सोर्स कहाँ से, ऊपर वाली, ये यही तो 21 है ऊपर वाली सोर्स। तो इससे ये बात वैलिडेट हो गई कि वाकई 21 के अंदर जो हाइड्रोक्सी था अल्फा पोजीशन पे, वो बिहाइंड द प्लेन ही था। तो हमने इस बात को भी यहाँ से कंफर्म कर लिया। ठीक है, so student, this is how we have solved this very lengthy problem, total synthesis of lithospermate, problem number 18. I hope you must have understood. If you find any query, write in the chat box. I will inshallah solve your queries, and in the next video we will be solving some more problems regarding this preparatory problems of IPO 54. But till then, Allah Hafiz, take care.